डिसीजन है ये पेरेंट्स का ही होता है कि उन्हें अबॉर्शन के लिए जाना है या नहीं जाना है। बेबी का डक्टस वेनोसस का फ्लो एबनॉर्मल रहा या फिर ट्राइकस्पिड में प्रॉब्लम रहा तो बेबी को कार्डियक प्रॉब्लम होने के चांसेस भी हो सकते हैं। ऐसे कह सकती हूँ कि इंडिया में काफ़ी अच्छा मेडिकल फील्ड है। बेबी के नॉर्मल सी होने के जो चांसेस हैं उसको हम डायग्नोज कर सकते हैं, एबनॉर्मल होने की पॉसिबिलिटीज़ को डायग्नोज कर सकते हैं। Hello everyone, welcome to Elite Moms, celebrating precious moments. Hi ma'am, How are you? I'm good ma'am. आज हम एंटी स्कैन के बारे में बात कर रहे हैं। सो क्या है ये एंटी स्कैन और क्यों ज़रूरी होता है? So NP scan, it is also called as nuclear translucency scan. Okay. So in other words, it is also called as first trimester anomaly scan. It is a very, very important scan. अच्छा, So it is done between 11 to 14 weeks of pregnancy, and there is a specific size of baby at which it is done. So the size is mentioned is 45 mm of the size of the baby to 84 mm, 45 mm to 80 mm. So if your baby is within this size limit, then only we can do this scan. तो उसे जो यूजुअली है 45 mm की जो साइज़ होती है उसमें बेबी बहुत छोटा पड़ता है जी। तो अगर बेबी का साइज़ एटलीस्ट 60-65 mm से ज़्यादा हो उसके बाद में ये स्कैन करना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, जो कि अराउंड 12 वीक्स है। ओके, सो आफ्टर 12 to 13.6 वीक्स हमें स्कैन दिख सकता है। आपने अभी 12 to 16 वीक्स रफली बताया जब एंटी स्कैन करना चाहिए। तो ये वीक्स कैसे कैलकुलेट होते हैं? रफली अगर मैं कहूँ तो 1 महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो 12 वीक्स मतलब 3 महीना। तो क्या 3 महीने पूरे होने के बाद ये एंटी स्कैन करना चाहिए? आपको करेक्ट करना चाहूँगी, 12 to 16 वीक्स नहीं है, 12 to 13.6 वीक्स है। अच्छा, ओके, सॉरी। और मंथ्स वाइज कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, बट रफली जो 2 महीने हैं वो 9 वीक्स होते हैं, और जो 3 महीने जब कंप्लीट होते हैं तो 13 वीक्स होते हैं। अच्छा, But rather than going for a calculation with months, you should always visit your gynec when your pregnancy test is positive, and you should follow the schedule that your gynec gives you for the sonography, and accordingly you'll come to know when exactly you need to do the NT test. तो क्या है ये एंटी स्कैन, उसका इम्पोर्टेंस क्या है? So NT scan में हम बेबी के नेक के पीछे का जो स्किन है उसका ट्रांसलूसेंसी मेजर। सो जो नॉर्मल बेबीज है इसमें ट्रांसलूसेंसी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है, बट स्टिल देयर इज अ रीच. अच्छा, So if this nuclear translucency is higher than the defined range, then we call it as abnormal. Okay. अच्छा, And it is most commonly related with chromosomal abnormalities, and also in some cases of cardiac abnormalities. तो most common जो abnormalities है chromosomal वो है ट्राइसोमी 21, 18 और 30, क्योंकि ये पॉपुलेशन में बहुत कॉमन भी है, और इसमें ये जो NT है इसका साइज भी बढ़ता है. सो इफ़ वी सी द NT एज इंक्रीज, देन वी सी दैट दिस इज़ अ अलार्मिंग साइन, और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग which is impending, something which is abnormal. So we have to assess what exactly it is. So that is the main importance of the NT scan. आपने अभी NT के बारे में मेंशन किया, सो इसके साथ में और क्या क्या हम जान सकते हैं इसी स्कैन्स के थ्रू? NT स्कैन में हम सबसे इम्पोर्टेंट 4 मार्कर्स देखते हैं. जो 4 मार्कर्स है वो अगर नॉर्मल रहे तो क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स होने के चांसेस कम होते हैं. तो ये मार्कर्स है न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी, नेजल गोल, डक्टस विनोसस का फ्लो और ट्राइकस्पिड का फ्लो. ट्राइकस्पिड बाल जो बेबी के राइट हार्ट के चैम्बर में होता है. सो इफ़ ऑल दीज थिंग्स आर नॉर्मल, देन चांसेस ऑफ बेबी बीइंग एबनॉर्मल आर लेस. ओके. तो इसमें जो नेज़ल बोन है, नेज़ल बोन का ऑसिफिकेशन है वो हम चेक करते हैं. उसका लेंथ तो खैर अभी इतने जल्दी नहीं चेक करते, बट ऑसिफिकेशन अगर बेबी के बोन का नहीं हुआ है, so in that case most probably there is a chance of baby having some problem in the genetic composition. जैसे ट्राइसोमी 21 में, जैसे आपने देखा होगा, अगर आपने किसी ट्राइसोमी 21 या फिर डाउन सिंड्रोम के बेबी को देखा है तो उनका जो नेज़ल ब्रिज होता है फ्लैट. ओके. So that is why it is there, because the nasal bone is not formed properly. Okay. So in that case जो है अगर नेज़ल बोन एब्सेंट रहा तो ट्राइसोमी 21 का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है.
उसके बाद में अगर डक्टस विनोसस एबनॉर्मल रहा, उसका फ्लो एबनॉर्मल रहा, ये एक वेसल है बेबी के बॉडी में जो कि एक स्पेशल सर्कुलेशन है। इसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये काफ़ी सारी टेक्निकल चीज़ें हैं जी। बट अगर उसमें बेबी का डक्टस विनोसस का फ्लो एबनॉर्मल रहा या फिर ट्राइकस्पिड में प्रॉब्लम रहा तो बेबी को कार्डियक प्रॉब्लम होने के चांसेस भी हो सकते हैं। ओके, सो इट इज़ नॉट जस्ट अ जेनेटिक थिंग विच कैन कॉज इंक्रीज इन न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी, इट इज़ ऑल्सो इन सम केसेस कार्डियक प्रॉब्लम or some skeletal problem that can cause the NT to increase. So higher NT is always alarming. अगर किसी बेबी में वो NT का अमाउंट जो है वो ज़्यादा रहा तो क्या ये सॉल्व करने जैसा प्रॉब्लम है और कैसे कर सकते हैं उसको? देखिए, NT स्कैन जो है ये एक प्रकार के स्क्रीनिंग टेस्ट जी। ओके, सो अगर NT एबनॉर्मल रहा तो उस स्क्रीनिंग में ये स्क्रीनिंग के अकॉर्डिंग ये बेबी जो है ये पॉजिटिव आ रहा है। बट NT का भी जो प्रेडिक्शन रेट है जिसमें हम बोल सकते हैं कि इस बेबी को प्रॉब्लम है, वो कैसे बढ़ेगा इसमें जब हम एडिशनल फैक्टर्स ऐड करें। ओके, तो हम देखेंगे कि न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी कैसा है, फिर नेजल बोन कैसा है, मैटरनल एज कैसा है, उसके अकॉर्डिंगली हमें रिस्क मिलेगा बेबी को चांसेस क्या है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ होने के। ओके, बट इसके साथ जब हम एक एडिशनल टेस्ट ऐड करते हैं जिसे हम डबल मार्कर कहते हैं, सो डबल मार्कर के साथ में जब ये टेस्टिंग ऐड करते हैं उसे हम कंबाइंड टेस्टिंग कहते हैं। कंबाइंड टेस्टिंग का अगर रिजल्ट पॉजिटिव आया या फिर उसमें ऐसे पता चल रहा है कि बेबी में प्रॉब्लम होने के चांसेस है, तो इस स्क्रीनिंग टेस्ट से हमें सिर्फ कुछ नहीं मिलेगा, इसके बाद में हमें इन्वेजिव टेस्टिंग करना पड़ेगा। तो इन्वेजिव टेस्टिंग जो है ये अगर इनिशियल स्टेज है 13 वीक्स वगैरह, उसमें हम कोरियोनिक वीलस सैम्पलिंग कर सकते हैं जिसमें हम बेबी का जो प्लासेंटा है उसके कुछ बिट्स लेते हैं और उसे टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। उसमें अगर पॉजिटिव आया कुछ एबनॉर्मलिटी तो हम बेबी को अवॉइड करने का ऑप्शन ले सकते हैं। और स्पेसिफिकली मैं ये कहना चाहूँगी कि ये हमेशा जो डिसीजन है ये पेरेंट्स का ही होता है कि उन्हें अबॉर्शन के लिए जाना है या नहीं जाना है। बट हर बार मतलब हम ये ऑप्शन पेरेंट्स को देते हैं और बट एट द सेम टाइम हम बताते भी हैं अगर आप ये करेंगी तो अच्छा रहेगा। और अगर उस 13 वीक्स से अगर ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन गया है उसके बाद में हम एमनियोसेंटेसिस करते हैं जिसमें हम फ्लूइड निकाल के उसे टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। सो अगर उसमें अगर नॉर्मल रहा सारी चीज़ें तो हम जेनेटिक सोनोग्राम करते हैं 18 वीक्स के बाद में, और जेनेटिक सोनोग्राम के बाद उसमें भी अगर सब सारी चीज़ें ठीक रहेंगी देन वी कैन कंटिन्यू द प्रेगनेंसी अकॉर्डिंग टू द रूटीन प्रेगनेंसी। बहुत रैंडम एक सवाल पूछ रहा हूँ कि कितना ब्लाइंडली हम इन सब स्कैन्स पर रिलाई कर सकते हैं? क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि थ्रू आउट द प्रेगनेंसी सारे स्कैन्स नॉर्मल थे बट देयर यू एनकाउंटर्ड सम एबनॉर्मलिटी व्हेन द बेबी वाज बॉर्न? हुआ है, मेरे साथ नहीं हुआ है बट मैंने देखा है जी। सारी चीज़ें नॉर्मल है, NT स्कैन भी नॉर्मल है और जो डबल मार्कर टेस्टिंग है वो नॉर्मल है, बेबी का नेज़ल बोन अच्छे से दिख रहा है और उसके बाद में बाकी के सारे स्कैन्स अच्छे हैं। बट एट बर्थ वी कम टू नो दैट बेबी इज़ हैविंग डाउट्स देन तो मुझे लगता है कि हमें ये समझना चाहिए कि ये सारी चीज़ें जो है ये स्क्रीनिंग टेस्ट थी ना, मतलब जो हमने NT स्कैन किया या डबल मार्कर किया या NIPT किया, ऑल दीज थिंग्स आर स्क्रीनिंग टेस्ट। तो स्क्रीनिंग टेस्ट से हम 100% नहीं पता कर सकते हैं कि बेबी में प्रॉब्लम होने के चांसेस जो है वो मतलब डेफिनेटली है कि होने ही नहीं वाला है कोई प्रॉब्लम। ये स्क्रीनिंग टेस्ट से हम नहीं पता कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर सारी चीज़ें अच्छी है, सारी चीज़ें नॉर्मल है, तो हम उस पेशेंट को ये एडवाइस नहीं कर सकती आप इन्वेजिव करो, हम हर किसी का इन्वेजिव नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है अगर आफ्टर ये अनफॉर्चुनेट है आफ्टर डूइंग एवरीथिंग अगर बेबी को एट बर्थ देयर इज सम एबनॉर्मलिटी, बट मैं कह सकती हूँ कि इन दैट केस पेरेंट नीड्स टू जस्ट एक्सेप्ट इट, देयर इज नो। बट रेयर पॉसिबिलिटीज़ हुआ करती होंगी? काफ़ी रेयर है बट हाँ पॉसिबल है। अभी आपने बताया कि एट द बर्थ भी पॉसिबिलिटी है कि बेबी ऐसा हो सकता है जिसमें एबनॉर्मलिटी हो, तो फिर क्यों करवानी है हमें ये स्कैन? व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट? देखिए, पॉसिबिलिटी तो होती है, पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि कभी भी किसी का एक्सीडेंट हो जाए, तो पॉसिबिलिटी हर चीज़ की होती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि पॉसिबिलिटी है इसलिए हम जो चीज़ें हैं जिससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है तो वो ना करें। तो अगर हम वो करें तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता चल सकती है। और जो
टचवुड मैं ऐसे कह सकती हूँ कि इंडिया में काफ़ी अच्छा मेडिकल फील्ड है कंपेयर टू अदर कंट्रीज़। तो जो ये सारी चीज़ें ये जो डॉक्टर अपना नॉलेज यूज़ करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, जो हमारी जो हेल्दी जनरेशन आगे की आ रही है, this is because of all these scans. This is because of all these precautions that we are taking. That we are having a good rate of having healthy pregnancies, a healthy outcome of pregnancies. So in no way we can say that just because a few babies are born who are having some kind of chromosomal problem, even after the screening test, we should not do the testing for the other child. It would be sheer injustice to all the other babies. So I think we should take good medical advice. We should do all the tests that are necessary, क्योंकि इससे हमें एक हेल्दी प्रेगनेंसी और हेल्दी प्रेगनेंसी का आउटकम होने में मदद ही मिलने वाली है। सो क्या हम इसे ऐसा कह सकते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर? ट्रू। जो हाँ, आई डोंट नो कि ये कि कहाँ तक सच है, बट कहा जाता है कि पहले 3-4 महीने में हाँ बेबी का सेक्स जेंडर जो हम कहते हैं डिटरमाइन कर सकते हैं, ताकि आजकल काफ़ी कपल्स हैं जो चाहते हैं कि हम हमारे बच्चे को बेस्ट ऑफ लाइफ दें। वो काफ़ी टाइम तक प्रेगनेंसी प्लान भी नहीं करते हैं बिकॉज वो उनके बच्चे के लिए बेस्ट लाइफ चाहते हैं। और कहीं तो भी ये वेस्टर्न कल्चर से आ रहा है ये सब कि अगर जेंडर पता चल जाता है वेदर इट्स अ पिंक और अ ब्लू, तो वो वैसे ही उनकी नर्सरी उनका रूम डेकोरेट करेंगे। तो क्या आपके पास पेशेंट्स आते हैं जो पूछते हैं, और क्या ये एंटी स्कैन में डिटरमाइन हो सकता है कि वेदर इट्स अ गर्ल और अ बॉय? तो ये क्वेश्चन तो आता है, क्यूरियोसिटी तो हर किसी को होती है क्या आने वाला है, बट मैं हमेशा हर पेशेंट को यही कहती हूँ कि लेट इट बी सरप्राइज, बिकॉज लीगली इन इंडिया द सेक्स डिटर्मिनेशन इज बैंड, वी कैन नॉट डू इट in any way, and at the same time we radiologists do not conduct these kind of tests. So our consensus does not permit us doing all these things. तो ये जो बहुत अच्छा ब्लेसिंग है हम सबकी लाइफ में, विच वी पॉपुलरली कॉल एज गूगल भगवान। लोग आप लोगों से स्कैन लेकर खुद स्टडी करके कि कहाँ मुझे डिटरमाइन करते आएगा द सेक्स ऑफ माय बेबी, डेफिनेटली पढ़ने की कोशिश तो करते होंगे। फिर वो क्या आपके पास आते हैं नेक्स्ट स्कैन में बताने को कि हाँ मुझे पता चल गया है वेदर इट्स अ गर्ल एंड अ बॉय, एंड डू दे ट्राई टू परसीव यू कि आप बता दें कहीं से? परसीव करते हैं, बट वो जो वाली जो इमेजेस है वी आर नॉट अलाउड टू गिव दोज इमेजेस और वीडियोज दैट रिवील द पार्ट ऑफ द ड्रेस ऑफ बेबी, सो वी डू नॉट गिव इट इन एनी वे। ओके, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप न्यू पेरेंट्स को जो एंटी स्कैन करवाने में थोड़ा हेजिटेंट होते हैं क्योंकि सोचते हैं कि इनिशियल मंथ्स में बेबी को डेवलपमेंट में प्रॉब्लम ना हो या फिर उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, हेजिटेंट है, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगी उन सभी पेरेंट्स को जो रिलक्टेंट है एंटी स्कैन के लिए, कि एक एंटी स्कैन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कैन है जिसमें हम बेबी के नॉर्मल सी होने की जो चांसेस है उसको हम डायग्नोज कर सकते हैं, एबनॉर्मल होने की पॉसिबिलिटीज़ को डायग्नोज कर सकते हैं, और अगर कुछ एबनॉर्मलिटी है तो हम अर्ली स्टेज में ही उसे पता करके उसको उसके अकॉर्डिंगली मेजर ले सकते हैं। सो इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्कैन एंड नो वन शुड मिस इट। थैंक यू सो मच डॉक्टर श्वेता फॉर गिविंग अस सो मच ऑफ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एंटी स्कैन, और आई एम वेरी श्योर कि जो नए पेरेंट्स हैं उन्हें इनिशियल फर्स्ट मंथ्स में होने वाले स्कैन्स जिसे हम एंटी स्कैन कहते हैं इसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।